पूरी हवेली इस वक्त गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। चारों तरफ छाए हुए अंधेरे ने हवेली को अपनी लपेट में ले लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हवेली के मकीनों के दिलों पर अंधेरे छाए हुए थे और अजीब सी नफरत और बेजारी ने सबको अपनी लपेट में ले रखा था। गाड़ी को ब्रेक लगते ही हेडलाइट्स ऑफ हुई और थरथराते हुए इंजन की आवाज खामोश हो गई। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला, लड़खड़ाते हुए कदमों को संभाल कर इससे बामुश्किल आंखों को खोला। रात के इस पहर तक वो क्लब को अपनी मौजूदगी से रौनक के बख्शने वाला शख्स घर लौटा तो अजीब सी सरशारी अभी तक दिमाग में छाई हुई थी। शायद इस माहौल का असर था जो वहां वो गटागट चढ़ाता रहा, लेकिन जिस कदर इसने चढ़ाई थी नशा इस पर इस कदर छाया हुआ नहीं था। ये लड़खड़ाहट सिर्फ चंद पल की थी, अगले ही पल इसने खुद को संभाल लिया। आंखों की खुमारी इसे मजीद दिलकश बना रही थी। खुदा ने दौलत के साथ साथ इसे हुस्न की फरावानी बख्श रखी थी। इससे पहले कि वो हवेली के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ता, बेइख्तियार ही इसकी नजरें सर्वेंट क्वार्टर के इस रूम पर जम गईं, जहां इससे मुंसलिक वो वजूद ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। इसके शायद फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि इस वक्त वो किसी के दिमाग में गर्दिश करने का सबब बन चुके हैं। वो बेइख्तियार कितनी देर इस कमरे को देखता रहा और फिर ना चाहते हुए भी इसने कदम इस कमरे की जानिब बढ़ा लिए। शायद ये इस नशे का असर था या फिर पिछले दिनों जो सोचें इसके जहन पर हावी हो रही थी इनका असर, या फिर दोस्तों की इन बातों का असर जो इस वक्त वो महफिल से सुनकर आया था। तुम भी खुशकिस्मत हो भाई, घर में बीवी है, अब जाकर ये सारा नशा इस पर उतार दोगे। वलीद ने आंख दबाकर इसके चेहरे का जायजा लिया था और इसने सर झटकते हुए वलीद को कड़ी नजरों से घूरा। भाई गुस्सा करने वाली बात नहीं है, सच कह रहा है, ये हम जैसे लोग कमरे की दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर सो जाएंगे। अली ने भी इसकी ताकीद की। वो नशे में बिल्कुल डूबे हुए थे। अमीरजादों की अयाशी की एक झलक इनकी सोसाइटी में ये बहुत मामूली सी बात थी। न जाने क्यों इनकी बातों पर ना चाहते हुए भी एक मासूम सा चेहरा इसकी नजरों के सामने लहरा गया। इसके साथ ताल्लुक कायम किए ऐसे 6 माह हो चुके थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो तो एक पल के लिए भी कभी इसके करीब नहीं आ पाया और ना ही इसकी सोचों को अपने करीब भटकने दिया, बल्कि एक घर में रहते हुए भी वो एक दूसरे से अनजान और मीलों के फासले पर थे। और अब वो अपने कदमों को घसीटते हुए सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, जहां वो रिहाइश पजीर थी। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल क्वार्टर था। एक कमरे में इसकी रिहाइश थी और एक कमरे में हवेली की पुरानी मुलाजमा जरीना भी पिछले कुछ अरसे से रुकी थी। इनका शौहर भी यहाँ पर चौकीदारी करता था, लिहाजा इन दोनों को यहाँ रिहाइश फराहम कर दी गई। वैसे भी अब इन्हें यहाँ काम करते करते इतना अरसा हो चुका था कि इनके बगैर हवेली के मामला सुलझ ही नहीं पाते थे। सो शगुफ्ता बेगम भी नहीं चाहती थी कि वो हर महीने छुट्टी करके गांव के चक्कर लगाते रहे, इसलिए यहाँ इन दोनों को कंप्लीट रिहाइश मुहैया कर दी गई ताकि वो यहीं रहे और 6 माह बाद ही वो 1-2 दिनों के लिए अपने अपने गांव जाते और फिर वापस आ जाते, क्योंकि अब इनका सब कुछ यही था। जबकि दाएं जानिब मौजूद कमरे में वो वजूद रहता था जिसका हक था कि वो इस घर की किसी भी शानदार कमरे में रुक सकती थी, लेकिन शायद इसे यहाँ इतनी अहमियत हासिल नहीं थी। सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर जाकर इसने रुककर इधर उधर देखा। कोई खौफ मुसल्लत नहीं था, बस झिझक सी थी, लेकिन दिलो दिमाग के हाथों मजबूर होकर इसने हाथ उठाकर कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। इससे इतना तो मालूम था कि वो इस कमरे में रहती है। अब वो इतना भी अनजान नहीं था, जबकि रात के इस पहर कमरे के दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने भी इसे बेदार कर दिया। वो यहाँ कहाँ सुकून से सोती थी। इस बोसीदा से कमरे में रखे हुए पलंग पर रखे हुए लहाफ की इतनी ही गुंजाइश थी कि या तो वो इसे नीचे बिछा सकती थी या अपने ऊपर। इस शदीद ठंड में इसने इसे अपने ऊपर बिछाकर सर्दी को अपने वजूद तक पहुंचने से रोक रखा था, लेकिन कमर तख्ते की तरह आकर चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे नींद आ जाती थी। शायद वो इस सब की आदी हो चुकी थी। आंखें खोलकर इसने दरवाजे की तरफ देखा। दिल हल्का सा खौफजदा हुआ। वो पलंग से उतरते हुए दरवाजे के करीब आ गई।
इसने बेहद आहिस्ता आवाज में पूछा था, कौन? जैसे सरगोशी की हो और बाहर से आने वाली हल्की सी आवाज ने इसके दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। वो एक पल के लिए साकित रह गई। वो ये आवाज हजारों लोगों के हुजूम में भी पहचान सकती थी। इसे बस हुक्म दिया गया था, दरवाजा खोलो, और इस पर वाजिब था इस शख्स के हर हुक्म की तकमील करना। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया और जैसे ये कोई हसीन ख्वाब हो। नामहसूस तरीके से इसने अपने बाजू पर चुटकी काटी थी। कोई हसीन ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो खुद चलकर इसके दरवाजे पर आया था। दहलीज पर खड़े हुए शख्स को अपना हसीन ख्वाब तो समझ सकती थी लेकिन मुकम्मल ताबीर नहीं, और अभी तक वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को बंद करते हुए तफसीली नजरों से इसका जायजा लेने लगा। जल्दी में वो दुपट्टा लेना भी भूल चुकी थी। बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। हल्के नीले कलर के लिबास में भी इसका साफ सुथरा सा सरापा मुकाबिल के लिए तवज्जो तलब था। वो तफसीली नजरों से इसके वजूद के नशेबो फराज का जायजा ले रहा था। आंखें बेतहाशा सुर्ख थी, लबों पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, और वो इसकी नजरों से पजल होते हुए पलंग से अपना दुपट्टा उठाने के लिए मुड़ी। जब इसने बाजू से थामकर इसे अपने करीब खींच लिया, इतना करीब के दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा कर रह गईं। ये कोई मामूली टकराव नहीं था। दोनों के वजूद में अच्छी खासी हलचल हुई। सरशार से शख्स पर मजीद सरशारी छा गई थी। औरत का वजूद किसके लिए दिलचस्पी का बायस नहीं बनता, और खास तौर पर वो औरत जो आपके हक में हो लेकिन एक अरसा इस हक के बावजूद इस पर कोई हक जाहिर न कर पाए हो। इसने सारी हदूद को बलाए ताक रख दिया। इसने कुछ भी नहीं सोचा था, ना ही शगुफ्ता बेगम के नाराज होने का खदशा और ना ही अपने दरमियान किसी भी हैसियत की दीवार को रुकावट बनने दिया। इसकी पुष्ट को मजबूती से थामकर वो इसके करीब कर चुका था, जबकि इसके दूध जैसी रंगत में सुर्खियां खिलती चली गईं। वो इसके चेहरे का जायजा ले रही थी। खान इसके सरगोशी लबों में ही दम तोड़ कर रह गई जब इसने झुकते हुए इसके वजूद को अपने हाथों में उठा लिया था। बेख्तियार इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर वो मजीद इसके सीने से लग गई। इसे लग रहा था शायद कोई मौजज़ा है, मौजज़ाती तौर पर वो शख्स इसके करीब है, वरना इसे अपनी शादी की पहली रात नहीं भूली थी जब इसने बुरी तरह धुतकारते हुए इसे अपने कमरे से निकाल दिया था, और खास ताकीद की थी कि आज के बाद वो ना ही इस घर में रहते हुए इसे अपने शौहर समझे और ना ही इस घर पर कोई हक तस्वुर करे। इसने जितने सख्त लहजे में इसे ताकीद की थी, शगुफ्ता बेगम की बरहमी और सख्त रवैये ने इसके जहन से यह ख्याल ही छीन लिया कि वो इस घर पर या इस शख्स पर कोई हक रखती है और इसे कभी यह हक दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ के नाकाबिले यकीन था। वो इसे लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। जिंदगी में पहली बार वो किसी हक से इस हवेली के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इस वक्त इस शख्स पर कोई भी खौफ छाया हुआ नहीं था। इसकी बेखौफ सी निगाहें इसके वजूद का जायजा ले रही थी। इसके सारे मज़ाहमतें, इसकी सारी सरगोशियां हैं दम तोड़ गईं जब इसने अपने आलीशान कमरे में दाखिल होकर इसे अपने जहाजी साइज बेड पर लटाते हुए पलटते हुए दरवाजे को लॉक कर दिया था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। वो नहीं जानती थी कि इस सब के बाद इसका क्या हश्र होगा। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी थी जब इसने खींचते हुए इसे वापस बेड पर गिरा दिया। इसका अंदाज बहुत नर्म था। इसके बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि हुरिया की सांसें अटक गई। इसके चेहरे पर सुर्खियां फैल गईं। इसने बामुश्किल इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा था। सालार, इतने अरसे में इसने पहली बार शायद अपने लबों से इसका नाम अदा किया था, और वो सुर्ख आंखों से इसके दिलनशीन चेहरे को देखता रह गया। खामोश, बिल्कुल खामोश। वो इसके लबों पर उंगली धरे इसे सरगोशी में खामोश करवा रहा था। तुम मेरी बीवी हो और मेरा हक है, तो मुझे अपने हक से दूर नहीं रख सकती। वो इसके खूबसूरत लबों पर अपना कब्जा जमाते हुए इसे बेबस कर गया जबकि इसकी पलकें भीगने लगी थी। वो शख्स आज अपना हक जाहिर कर रहा था। इन 6 माह में इसके साथ हवेली में क्या कुछ नहीं हुआ, तब इसे क्यों याद नहीं आया कि वो इस पर हक रखती है, इसकी बीवी है। इसे चाहता कि वह सारा मामला इसके सामने बखेर कर रख दे। अगर आज वो इसे दस्तयाब हुआ है तो वो इससे बात करे। सालार, मुझे अपनाने से पहले याद रखें, कल अगर आप दोबारा भूल गए मैं आपकी बीवी हूँ
तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। खुदारा मेरी मुश्किलात को मत बढ़ाएं। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो इसके दिलनशीन चेहरे को देखता रह गया। काश रुकावटें दरमियान में ना होती तो वैसे हर वक्त अपने पास रखता। ये सच था कि वो लड़की इसे अजीज थी, दिल की बेताब धड़कनों से ज्यादा, लेकिन शायद वो बुज़दिल था, बुज़दिल तरीन मर्द हसीन लम्हात में इसे रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, इसलिए नरमी से झुकते हुए इसकी आंखों से गिरने वाले मोतियों को इसके लबों से चुन लिया। मैंने अपनी जुबान से इकरार किया है तुम मेरी बीवी हो, तुम पर अपना हक जाहिर कर रहा हूं। क्या तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? और वो बस रोते हुए इसका चेहरा देखती रही। ऐसे वो कैसे यकीन दिलाती कि वो तो पल पल इसकी मोहब्बत में तड़पने वाली लड़की है, वो बेजरर और मासूम सी लड़की जो इतने मुश्किल हालात में रहने के बावजूद इस शख्स की मोहब्बत से खुद को बाज नहीं रख पाई। इसका दिल तो एक एक पल में इस शख्स का नाम लेकर धड़कता था, जो शख्स इसे देखना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस वक्त इसे सालार दस्तयाब था। वो अपनी जुबान से कह रहा था कि वो इसकी बीवी है, वो अपना हक जाहिर कर रहा है, तो कल भला कैसे फरामोश कर सकता था। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इस वक्त इसके झांसे में आकर वो जितनी बड़ी गलती कर रही है, ये गलती इसके गले का तोक बन जाएगी, जो इसे मजीद पेचीदगियों में धकेल देगी। एक तवील मुद्दत परेशानियों और रुकावटों में गुजार लेने के बावजूद अगर मोहब्बत भरा लम्हा इससे दस्तयाब हुआ था, तो इससे खुद को इस मोहब्बत भरा लम्हे के हवाले करते हुए सलार के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। रात के इस पहर सलार की सांसें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी और इसकी दस्तरस में वो सिमटी चली जा रही थी। वो इसे मोहब्बत से समेट रहा था, इतनी शिद्दत के साथ कि जैसे वो पल पल इसकी दस्तरस में आने के लिए बेताब रहा हो। वो हर पल नफरत का इजहार करने वाला शख्स हार गया। इन हसीन लम्हात में वो इस मासूम सी लड़की की दिलकश रनाइयों से हार गया था और इसे अपनी दस्तरस में लेते हुए वो तमाम हक इसके हवाले कर दिए जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता था। इसके वजूद से अपना हक हासिल करने के बाद वो इसके सीने पर सर रखकर वो पूरे हक से आंखें बंद कर गई और इसे सराहते हुए नरमी से इसके बालों में अपनी उंगलियां चलाई थी। अपने बालों में इसकी चलती हुई उंगलियों से सुकून पाकर वो यूं नींद में गुम हुई कि सारी तकलीफों को भूलकर एक गहरी और पुरसुकून नींद की लपेट में चली गई। सुबह फजर की अजान से वो बेदार हुई थी। खुद को इसके वजूद से आजाद करना चाहा जब सलार ने अपनी नींद से भरी हुई बोझल आंखों को खोला और फौरन इसे अपने बाजुओं से आजाद कर दिया था। इसने पलटते हुए घड़ी की तरफ देखा था, अभी टाइम बाकी था। फौरन तुम यहाँ से चली जाओ, अगर यहाँ पर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो हैरत से सलार को देखती रही। सलार शायद वो यकीन नहीं कर पाई थी, इस मोड़ पर भी वो इसे अपने करीब से जाने के लिए कह रहा था और सलार ने इसे पकड़ते हुए बेड से नीचे उतार दिया। वो कुछ खौफ का शिकार लग रहा था। शुक्र है तुम्हारी आंख वक्त पर खुल गई, अभी तुम जाओ और तुम्हारे वजूद से किसी को जाहिर नहीं होना चाहिए कि हमारे दरमियान गुजरी हुई रात में कुछ हो चुका है। तुम किसी को भी इसके मुतालिक कुछ नहीं बताओगी। वो इसे ताकीद कर रहा था। वो नम पलकों से ऐसे देखती रह गई। भला इस तरह की बातें छुपी रहती हैं। वो शख्स ऐसे आखिर इससे क्या चाहता था वो समझ नहीं पाई। एक पल में ये सारी दूरियों को मिटाते हुए वो पूरे हक से इसके सीने से जा लगी थी। सलार, मुझे खुद से दूर मत करें। अगर आपने मुझे ये हक दे ही दिया है तो बाकी हक भी देकर मुझे लोगों के सामने तस्लीम कर लें। मैं आपकी बीवी हूँ। वो बुरी तरह रो रही थी, लेकिन सलार ने इसे छुड़वाते हुए खुद से अलग कर दिया। ये बहुत बात का मसला था कि इसका दिल इसके लिए धड़क रहा था या नहीं, लेकिन इस वक्त वो इसे अपने सामने से दूर करना चाहता था। इसे अपने कमरे से ही नहीं, इस हवेली से भी बाहर भेजते हुए इसे वापस इसी बोसीदा मकान में भेजना चाहता था जहां किसी को शक भी न गुजरे कि वो रात भर इसकी मोहब्बतों की छांव में सिमटती रही है। मैंने जो कहा है इस पर अमल करो। जाओ यहाँ से और कोशिश करना कि तुम्हारी जुबान से गुज़िश्ता रात का जिक्र किसी के सामने बयान ना हो। इसने सख्ती से कह दिया और इसके गुस्से पर खौफजदा होते हुए वो फौरन इससे दूर हो गई। बस एक मुल्तजी नजर इस पर डालकर इसके कमरे से निकल गई थी। इस आलीशान कमरे में इस आलीशान मर्द की दस्तरस में वो गुजारी हुई रात इसकी पहली और आखिरी रात साबित होने वाली थी। इसे इस बात का अंदाजा तो नहीं था, लेकिन इस वक्त वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो रही थी। रात हसीन सपनों ने ऐसे सोने तक नहीं दिया। वो तो समझ रही थी कि इसने शख्स
ने इसको कबूल कर लिया है। इसकी जिंदगी इस बड़े पेचीदा मोड़ से वापस पलटकर आसानियों से आशना होने लगी है। लेकिन शायद ये इसका वहम था। एक बार फिर इस बोसीदा मकान में वापस आते हुए वो फर्श पर बैठकर बेतहाशा रो पड़ी। या अल्लाह, क्यों, आखिर क्यों हर बार मेरे साथ ही? इससे सरगोशी से शिकवा किया था, लेकिन फिर खुद को समेट लिया। बाबा कहा करते थे कि वो इनकी बहादुर बेटी है, लेकिन कोई नहीं जानता जब बहादुर बेटियां हालात से लड़ती हैं तो कितनी बुज़दिल हो जाया करती हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो वहीं थोड़ी देर लेट गई, जबकि कुछ देर के बाद जरीना भी ने आकर इसके दरवाजे पर दस्तक दी थी और इनके साथ ही वो हवेली आ गई। इससे खुद को बड़ी सी शॉल में लपेट रखा था। न जाने क्यों ऐसे यूं लगता जैसे इस शख्स की मोहब्बत के निशानात इसके वजूद से बिखरते हुए नजर आ जाएंगे, या फिर इसके चेहरे की शफक बता देगी कि वो रात किसकी मोहब्बत से लिपटी रही है। ऐसे जरीना बी के साथ मिलकर नाश्ता बनवाया, जो कि इसका रोज का काम था। हवेली के दोनों पोर्शन से ही सब लोग नाश्ते की टेबल पर जमा होने लगे। वो भी बिल्कुल तैयार नाश्ते की टेबल पर मौजूद था। इसने खुद जाने से बेहतर समझा कि वो जरीना बी को सब कुछ रेडी करके देती रहे और वो टेबल पर लगाती रहे। लेकिन भला ऐसे कैसे हो सकता था कि वो शगुफ्ता बेगम की नजरों से बच जाती? टेबल पर इस वक्त शगुफ्ता बेगम के अलावा सलार भी मौजूद था। नुमान साहब की फैमिली में नुमान साहब, इनकी बीवी निदा बेगम और इनकी बेटी नूर और अलीहा दोनों नाश्ता कर रही थी। नूर बिल्कुल सलार के पास बैठी थी। इनका बेटा रेहान बैरून मुल्क तालीम हासिल करा था, जबकि सलार शगुफ्ता बेगम का इकलौता बेटा था जो मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में था। सलार के बाप यानी कि रिजवान साहब की 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और अब हवेली के तमाम मामलात शगुफ्ता बेगम के सपुर्द थे। हत्ता के नुमान साहब भी इनके सामने कुछ खास हैसियत नहीं रखते थे, क्योंकि रिजवान साहब ने अपनी जिंदगी में ही अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा शगुफ्ता बेगम के नाम करवा दिया था और रिजवान साहब के पास जो था इसमें भी इन्हें मुसलसल नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो काफी हद तक इस फैमिली से पीछे थे। ताहम शगुफ्ता बेगम ने अपने मुनाफिकाना रवैये का सहारा लेते हुए अभी तक इस काम में इन्हें अपने साथ लगा रखा था और घर में ऐसा कोई नहीं था जो इनकी गुलामी नहीं करता था। इस वक्त भी वो सरबराही कुर्सी पर विराजमान नुमान साहब से कारोबार के बारे में मामलात डिस्कस कर रही थी। चाय की ट्रे रखते हुए वो पलट कर जाने लगी, जब शगुफ्ता बेगम ने इसे रोक लिया। इधर मेरे करीब आओ और ये जूस का ग्लास उठाकर मेरे हाथ में दो। इनके लहजे में अकड़ थी, मगरूरी थी। वो इनके करीब चली गई। नजरें झुकाकर इसने करीब ही रखा हुआ जूस का ग्लास इन्हें पेश किया था। जब इन्होंने सख्ती से इसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए बहुत तनकीदी नजरों से इसका जायजा लिया था। ये शॉल गर्दन से हटाओ, इनके सख्त लहजे पर वो कांप सी गई, जबकि सालार का हाथ भी वहीं रुक गया। दिल बेतहाशा धड़क उठा। इससे सर उठाकर एक नजर सालार की जानिब देखा था और फिर फौरन ही नजरों को झुका लिया। शगुफ्ता बेगम उठते हुए तफसील से इसकी गर्दन का जायजा लेने लगी थी। इनकी गर्दन पर हल्का सा सुर्ख धब्बा इन्हें तफ्तीश में मुब्तला कर रहा था। नूर के चेहरे की रंगत भी बुझ सी गई, जबकि बाकी सब भी इसके जानिब मुतवज्जो थे। शगुफ्ता बेगम ने बाजों से झंझोड़ते हुए इसे अपने करीब कर लिया। इनकी आंखों से गुस्सा छलक रहा था। बताओ मुझे, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा है? इस बार इनका लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। वो फुप्पो, इसने बमुश्किल अपने खुश्क लबों को तर किया। सालार की सांसें गले में अटक चुकी थी। इस कमरे में बहुत मच्छर होते हैं जिनके काटने से मुझे एलर्जी हो रही है। सुर्ख धब्बे जिस्म पर बन रहे हैं और बुखार भी। और शगुफ्ता बेगम ने हाथ बढ़ाकर इसके गाल पर हाथ रखा था। इसे सच में थोड़ा थोड़ा बुखार था। कुछ देर तो वो पुरसोच नजरों से इसे देखती रही और फिर बैठ गई। अब इतनी भी नाजुक मिजाज नहीं हो तुम कि मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हो रहा है। तुम जैसी खबीस लड़कियों को नाज की जाहिर करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। जाओ यहाँ से। इन्होंने हाथ झटकते हुए इसे जाने के लिए कह दिया और सबके सामने इस तजलील पर वो सर झुकाकर वापस चली गई। ये तो रोज का था। अब इसे एहसास से अफसुर्दगी होना भी खत्म हो चुका था, क्योंकि इसने ये सब कुछ अपना मुकद्दर समझते हुए तस्लीम कर लिया था। सालार पुरसकून सा हो गया। हालांकि वो इसकी बीवी थी, लेकिन वो मर्द जो मर्दानगी के रुतबे पर पूरा नहीं उतरते, वो सारी जिंदगी अपनी बीवी को गुलामी में देकर भी पुरसकून रहते हैं। और शायद वो भी मर्दानगी से गिरा हुआ शख्स था। वो फौरन उठ खड़ा हुआ, इसके साथ नूर भी।
नूर के साथ वो बचपन से मंसूब था, लेकिन दरमियान में आने वाली हुरिया एक पल के लिए इस रिश्ते में रुकावट साबित हुई। लेकिन शगुफ्ता बेगम ने बावर करवा दिया कि नूर ही इसकी होने वाली खानदानी बीवी है। हुरिया का इस घर में बराए नाम सा रुतबा है, हालांकि वो इनके भाई की बेटी थी, सौतेले भाई की इकलौती बेटी, जिनको खानदान के दबाव में आकर वो 6 माह पहले ही अपने बेटे के निकाह में ले चुकी थी। वो दिन भी खासा अजीब दिन था जब रहमान साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। साड़ी का पल्लू कंधे पर रखे, टांग पर टांग चढ़ाए वो मगरूरी में लिपटी हुई खातून सामने ही सोफे पर बैठी थी। खानदान के चंद इक्के दुक्के अफराद वहां मौजूद थे, क्योंकि इनकी फैमिली में बस 2 बहन भाई ही थे और ये कोई नहीं जानता था कि रहमान साहब के साथ इनके मरासम कैसे हैं। अपना सौतेला छोटा भाई इन्हें एक आंख नहीं भाता था। वो शख्स जो इनके बाप की जायदाद में हिस्सेदार बन गया, बचपन से इनके साथ इनके मरासम ठीक नहीं थे, लेकिन खानदान के दबाव में आकर इन्हें हुरिया को अपनाना पड़ा और सबके सामने बर्तरी जाहिर करने के लिए इन्होंने सालार का निकाह हुरिया से कर दिया। ये हुरिया के हिस्से की जायदाद भी बासानी इन तक पहुंच गई। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि सलार इस 2 टके की लड़की के साथ कोई भी ताल्लुकात रखे। नाजिया बेगम तो आज से चंद साल पहले ही इंतकाल कर चुकी थी और दोनों माँ बाप का सहारा सर से उठने के बाद वो बेसहारा यतीम लड़की यतीमी की चादर में लिपटी इनकी दहलीज पर आ गिरी। और फिर इसके बाद इससे अंदाजा हुआ था कि अपने रिश्तेदार जिनसे हम खूनी रिश्तों में मुंसलिक होते हैं कैसे हमारे लिए वबाल बन जाते हैं। इसके लिए यह रिश्ता गले का फंदा बन गया। सलार ने इस एक दिन की दुल्हन को अपनी माँ के कहने पर बेड से उतारकर दरवाजे की जानिब धकेल दिया था। मेरा रिश्ता नूर के साथ तय हो चुका है और नूर ही मेरी होने वाली बीवी है। खबरदार, अगर तुमने इस घर पर ये मुझ पर कोई हक जाहिर करने की कोशिश की तो वो रोते हुए इसकी जाने बढ़ी थी। सलार, मुझे किसी कोने में जगह दे दे, मैं सारी जिंदगी पड़ी रहूंगी। और ऐन इसी वक्त कमरे का दरवाजा खोला और आने वाली शगुफ्ता बेगम ने इसे बाजू से झंझोड़ कर कमरे से बाहर निकाल दिया था। इस घर में तुम एक मुलाजमा की हैसियत से रह सकती हो, इसके अलावा नहीं। और इन्होंने सख्ती से सलार को ताकीद की थी कि इसे अपनी बीवी समझने की गलती ना करे और खबरदार, अगर इसके साथ कोई ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की तो फिर हकीकत ये थी कि 6 माह इसने ऐसे ही गुजारे थे। घर का हर फर्द इससे नफरत करता था। कुछ शगुफ्ता बेगम की खुशामद में और कुछ लोग इसे सलार की बीवी समझकर। नूर का रवैया भी इसके साथ अजीब सा था। वो शायद इसे सलार और अपने रिश्ते के दरमियान एक रुकावट तस्वुर करती थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो कभी इनके दरमियान रुकावट नहीं बन पाई। इस रोज के बाद सलार मजीद मोहतात हो गया। इसके करीब जाना तो दूर, सलार ने इसकी तरफ देखना छोड़ दिया था। शायद वो खुद पर पहरे बिठाए हुए था। वो कभी भी अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता था। वो अपने सामने ही इस शख्स को नूर के साथ हंसता खेलता देखती थी। अगर इसके सारे राजों में कोई अमीन था तो वो जरीना भी थी, जिनके लिए वो अपनी औलाद की तरह थी। जरीना भी को अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा और इन्हें अच्छी तरह अंदाजा था कि किसी की औलाद पर मसाइब ढाना कितना बड़ा जुर्म है। इन्होंने भी इस रोज इसकी गर्दन पर बने हुए निशानात देखे थे और फिर सख्ती से इसकी शॉल को खींचते हुए इसकी आंखों में देखा था। ये सब कुछ वो हैरत से इसे देखती रह गई, जबकि इसने रोते हुए सर झुका लिया था। खान साई ने तुम्हें इससे दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और वो इस बात में सर हिलाती रह गई। अगर इनके दिल में तुम्हारे लिए कोई चंगारी उभरी है तो इसे शोला बनने पर मजबूर करो। एक बार फिर इनके करीब जाओ ताकि वो तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा लगा पाए। और इससे नफी में सर हिला दिया था। जरीना भी, मैं अपनी इज्जत नफ्स पर मजीद समझौता नहीं कर सकती। इस शख्स ने मुझे एक रात के लिए अपनाया और फिर कमरे से निकाल दिया था। मैं एक बार फिर इसके करीब जाऊं ताकि वो अगली बार भी मुझे अपनी दस्तरस में लेने के बाद यूं ही बेगानों की तरह अलविदा कर दे। मुझे अपना आप तवाइफों की तरह लगने लगता है। जरीना भी ने इसका सर अपने कंधे पर टेका दिया। वो सितमगर लोगों के हाथ आ चुकी थी, लेकिन इन्हें यकीन था एक दिन ऐसा आएगा जब इसकी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया जाएगा। इससे 1 हफ्ते बाद शगुफ्ता बेगम ने न जाने क्यों इस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। इसका एक एक लम्हा अपनी नजरों के सामने जायजा लेते हुए देखना, छोटी छोटी बात पर सवालों जवाबात करना, सलार और इस पर कड़ी नजर रखना। न जाने क्यों इन्हें यूं लगता था जैसे कुछ ऐसा है जो इनकी नजरों से छुपा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब नूर ने भी अपने दरमियान मोहब्बत को मजीद बढ़ा लिया था। वो सलार के मजीद करीब हो गई। अब वो पहले से ज्यादा वक्त सलार के साथ गुजारने लगी थी।
सलार भी मुतमईन था। शायद इसे लगा सब कुछ इस एक रात की तारीकी में ही फरामोश हो गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस रोज इसकी तबीयत बोझल थी। वो किचन में आई तो भी अजीब सी बेचैनी थी। चेहरे पर छाई हुई जर्दी, जाने क्यों 2 दिन से सर भी चकरा रहा था। अजीब सी पसरमर्दगी इसके चेहरे पर छाई हुई थी। जरीना बी ने तफसीली नजरों से इसके चेहरे का जायजा लिया। साइड पर हो जाओ तुम, मैं ये सब कर लूंगी। तुम इस कुर्सी पर बैठकर ये सलाद काट दो। इसने इनके हाथ से ट्रे पकड़ ली। अगर इनके बस में होता तो शायद वो इसे रेस्ट करने का कह देती, लेकिन सब यहाँ शगुफ्ता बेगम के मोहताज थे। इस रोज शगुफ्ता बेगम के कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए इसने इतना गौर नहीं किया, वरना शायद वो अपनी जांचती हुई नजरों से इसके अंदर पनपते हुए इस राज को फौरन जांच लेती। जरीना बी को शक था। इसने अपने शौहर की दवा के बहाने मेडिकल स्टोर पर जाकर वो स्टिक ले ली और इस रात इसके कमरे में चले आई। ये लो और जाकर अपना मुआयना करवाओ, मुझे कुछ और शक पड़ा है। इनका चेहरा बुझा हुआ था। वो हैरानगी भरी नजरों से इन्हें देखती रही। क्या मतलब जरीना बी? लेकिन जरीना बी के चेहरे पर छाए हुए गहरे राज ऐसे मजीद अजीब से एहसासात में मुब्तला कर रहे थे। इसने चुपचाप इनके हाथों से स्टिक ले ली। इस तरफ तो इसका ख्याल ही नहीं गया था, और फिर स्टिक पर नमूदार होने वाली 2 सुर्ख लकीरों ने जैसे इसकी दुनिया ही इससे छीन ली। सख्ती से मुंह पर हाथ जमाकर वो वहीं बैठती चली गई। इसने नहीं सोचा था कि जिंदगी इससे इतना बड़ा इम्तिहान ले लेगी। इस घर में और इस शौहर की जिंदगी में जहां इसकी अहमियत नहीं थी, वहां वो इस मासूम का क्या करती। इसे यकीन था कि इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर इसे फौरन ही इस घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक मध्यम सा यकीन जरीना बी ने इसके ख्यालात में उंडेल दिया। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी तो बस रात खान साई से जाकर बात करो, इन्हें इस बारे में बताओ। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे जरीना बी। वो रो पड़ी। मर्द जितना भी जालिम हो, अपनी औलाद के बारे में खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता। तुम जाकर इन्हें इनकी औलाद के मुतालिक बताओ। इन्हें यकीन है कि ये इनकी औलाद है। वो जरूर कोई फैसला करेंगे। जो गुजर चुका है इससे भूल जाओ। अपनी औलाद की खातिर एक नया आगाज लो। ये कदम तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। और इसने खामोशी इख्तियार की। वो घर की सफाई सुथराई के अलावा किचन में जाने से गुरेज कर रही थी, और ये काम जरीना बी ने संभाल लिया था। इसने कह दिया कि अब वो सफाई पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकती, इसलिए ये काम इसके हवाले कर दिए जाएं। और मरता क्या न करता कि मज़दाक इसे ये सब करना पड़ा। वो यहाँ आराम से बैठकर नहीं खा सकती थी। इस रोज आखिर इसने हिम्मत बांध ली। वो इस रात जाकर सलार से बात करना चाहती थी। खामोशी से वो रात के इस पहर हवेली के अंदर दाखिल हुई। दिल बुरी तरह कांप रहा था। इसने कंधों पर शॉल फैला रखी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए नामहसूस तरीके से वो दबे कदम उठाकर इसके दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसने लॉक पर हाथ रखा था। दरवाजा खुलता चला गया। इसे अंदाजा नहीं था कि दरवाजा अनलॉक होगा। वो अंदर दाखिल हुई तो वो लैपटॉप पर बैठा शायद किसी से बात कर रहा था। इसे आता हुआ देखकर हैरानगी से लैपटॉप एक साइड पर रखते हुए उठ खड़े हुआ। वो जांचती हुई नजरों से इसका जायजा ले रहा था, जबकि शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ वो इसके सामने उंगलियां मरोड़ती खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कहां से करना चाहिए। जब सलार इसे देखते हुए बोला, मैं नहीं जानता था एक रात की भूल तुम्हें दोबारा मेरे दरवाजे तक ले आएगी। वो इसकी बात में छुपे हुए तंज से वाकिफ थी। वो बस सलार को खामोशी से देखते हुए सर झुका गई। वो जो कुछ था इसे भूल जाओ। इसके बाद हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक कायम नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। तुम जवान हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम जानती हो मैं नूर के साथ मुंसलिक हूँ। वो किस कदर सख्ती से कह रहा था। वो बस इस शख्स की और बेरहमी को देख रही थी। इतना हठधर्म और जिद में लिपटा हुआ शख्स इसने आज तक नहीं देखा था। सिर्फ अपनी अना की खातिर वो अपने जज्बात को बेलगाम होने से रोक रहा था। और फिर इसने इसके चेहरे को देखते हुए गोया इसके सर पर वो बम फोड़ दिया। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ सलार। वो रात इतनी आसानी से फरामोश होने वाली नहीं है। वो शिद्दत से रो पड़ी थी और सलार साकित रह गया। अगर इस बारे में इसकी माँ को जरा भी भनक लग जाती तो इस घर में कहराम बर्पा हो जाता। ये क्या कह रही हो तुम जानती हो कि मम्मा तुम्हें खड़े खड़े जमीन में दफन कर देंगी। तुम जानती हो वो तुमसे कितनी नफरत करती है। मुझे इनकी नफरत से फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने बारे में बताएं, आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं। आप तो जानते ना ये बच्चा आपका है। इसने अपनी औलाद की खातिर अपनी जुबान खोली थी। पहली बार इस शख्स के सामने, और इस रोज भी इसने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। खुदा के लिए मैं मम्मा के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी से निकल जाओ।
इससे पहले कि मामा तुम्हारे नाम को मेरे नाम से अलग करवाने पर उतर आए। यहाँ तुम्हें सहारा दे रखा है, तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता, इस बच्चे को जाया करवा दो। इसने बेरहमी की हर हद पार कर दी थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे इसकी आंखों में देखती रह गई। वो एक माँ थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ सालार, ये बच्चा हमारी जायज औलाद है। इस रोज भी इसने अना को अपने कदमों में रोन डाला था। वो चुपचाप इसके कदमों में बैठ गई और वो नहीं जानती थी कि दरवाजे के पार खड़े हुए वजूद ने शिद्दत से अपनी नफरत भरी सुर्ख आंखों को बंद कर लिया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि हालात और इसके हाथों से निकलकर इस नहज पर पहुंच जाएंगे। वो चुपचाप वहां से पलट गई। इसे अंदाजा था कि इसका बेटा कभी भी अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। अपने कदमों से इसे झुककर उठाते हुए इसने खुद से दूर कर दिया था। तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चली जाओ। इसने रुख मोड़ लिया। शायद वो इसे यूं बुलकता हुआ नहीं दे सकता था, लेकिन इसकी बुज़दिली इसे मजबूर कर रही थी कि वो इसे खुद से दूर कर दे, और इस रात इसने कर दिया। वो चुपचाप वापस पलट गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अगले 2 दिनों में इस पर यह कयामत टूट पड़ी कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ही इसका निकाह नूर से हो रहा था। न जाने शगुफ्ता बेगम ने यह फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया। हालांकि इनका इरादा था कि नूर की तालीम मुकम्मल होने के बाद ही वो इसका निकाह सालार से करेंगे, लेकिन यहाँ पूरी काया ही पलट गई। इसी हफ्ते इसका निकाह था, यानी कि सिर्फ 3 दिनों के बाद। शगुफ्ता बेगम ने बस हुक्म देना था और इनके हुक्म की तामील दूसरों पर वाजिब थी। वो बस रोती सिसकती अपने मुकद्दर के इस संगे दिल फैसले को अपने सामने मुकम्मल होता देखती रह गई। जाने इसने कितनी मल्तजी नजरों को शख्स के चेहरे पर गाड़ा था। न जाने इसने कितनी बार सोचा था कि वो शगुफ्ता बेगम से बात करे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसके खिलाफ कौन सी साजिशों को बुना जा रहा है। हवेली में भरपूर तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। इसके निकाह की तकरीब जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी, इसे बस इसी क्वार्टर में महदूद किया जा रहा था। शगुफ्ता बेगम ने कह दिया कि वो अब इस हवेली में नजर न आए। न जाने वो क्या चाहती थी। वो इनके इरादों से बेखबर थी और बिलाखिर वो रात भी आ गई जिस रात वो बस खिड़की से अपने उरूज पर पहुंचे हुए इस फंक्शन को देखती रह गई। इसके हिस्से की मेहंदी किसी और के नाम पर सज रही थी। इसकी आंखें समुद्र की तरह जज्बात की लहरों को अपने अंदर समेटे हुए थी। वो शख्स खुश था, बेतहाशा खुश, और इसके पहलू में सजी हुई दुल्हन भी शायद इसे पाकर खुद को खुश नसीब तस्वुर कर रही थी। वो बस अपनी खुशियों की तलाश में थी। इसने किसी की सेज को बिगाड़ना नहीं चाहा था। चुपचाप खिड़की को बंद करते हुए वो बेड पर आकर लेट गई। वो आखिरी रात थी जिस रात इसके दिल में ये एहसास था कि वो सिर्फ इसका शौहर है। अगले दिन निकाह का फंक्शन था। हवेली के अंदर किसी मुलाजमा की हैसियत से सारे काम इसे सपुर्द कर दिए गए। चंद एक लोगों ने इसके हक में आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन इनका मुंह बंद करवा दिया गया, ये कहकर कि मर्द को दूसरी शादी की इजाजत है। वो ये रिश्ता अपनी मर्जी से कर रहा है। वैसे भी अपनी माँ की मर्जी से बनाए गए इस ताल्लुक को वो निहायत खुशउस्लूबी से निभा रहा है। अब अंदर क्या हो रहा था, लोग इस बात से वाकिफ तो नहीं थे। इसने अपनी आंखों से इसकी सजी हुई दुल्हन को देखा था जिससे बाहर सजाए स्टेज पर लाया गया। इसने अपनी आंखों से इस शख्स का होता हुआ निकाह देखा था। वो दूर खड़ी बस टूटी हुई उम्मीद के साथ इसे देखती रही। सलार ने नजर भरकर इस चेहरे को देखा था जहां सिर्फ दुख फैला हुआ था, और अगले ही पल इससे नजरों के जाविये को मोड़ लिया। नूर इससे ज्यादा खूबसूरत थी। वो इसके पहलू में सजी बिजलियां गिरा रही थी और वो भी इस पर मर मिटा जा रहा था। निकाह की तकरीब के बाद खाना, और खाने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। इसके कमरे में सुर्ख गुलाब सजाए हुए थे। इस रात वो दुल्हन बनी सलार का हाथ थामकर सज कर चलती दरवाजे तक आई थी। इसके चेहरे पर बहार के बिखरे हुए रंग थे। वो दरवाजे पर रुक गई। शगुफ्ता बेगम इसके साथ चल रही थी। वो दरवाजे के सामने आकर रुक गई। सलार ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ नूर, अंदर कदम रखो। वो हैरत से नूर का चेहरा देख रहा था। नहीं, मैं इस वक्त अंदर कदम रखूंगी जब हमारे रिश्ते के दरमियान तीसरा वजूद हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद हो जाएगा, इसने कह दिया। और सलार हैरत से इसे देखता रहा। वो ऐसी नहीं थी। वो जरूर शगुफ्ता बेगम की जुबान बोल रही थी। इसने आहिस्तगी से इसके कंधे पर हाथ रखा था। नूर, ये वक्त इन बातों का नहीं है।
हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अपनी जिद पर खड़ी रही। हमारे दरमियान किसी भी रिश्ते की शुरुआत से पहले ये वाज़ह करना होगा कि तुम इसे हमेशा के लिए हर रिश्ते से आजाद कर दोगे। मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा भी तुम पर अपना हक रखे। मुझसे जितना बर्दाश्त होता मैंने इसे इस घर में कर लिया, अब और नहीं। इसने पलटकर शगुफ्ता बेगम को देखा। निदा बेगम भी हैरान सी खड़ी थी। इनकी बेटी ऐसी नहीं थी, इसने हरगिज इस निकाह पर भी कोई वावेला नहीं किया था। लेकिन अब दूर खड़ी लड़की दीवार के साथ लगती चली गई। बुझे हुए चेहरे के साथ सबकी बातों को सुन रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ये कैसी जिद है? तुम जानती हो कि वो मुझ पर कोई हक नहीं रखती और इसे इस घर में सिर्फ नाम के अलावा वो कुछ नहीं दिया जाता। सलार ने इसे कायल करना चाहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मर्द के बदलने में देर नहीं लगती। इससे पहले कि वो मजीद बहस करती या सलार इसे कायल कर लेता, जब शगुफ्ता बेगम आगे बढ़ी और इसने सलार की तरफ देखा था। नई दुल्हन किससे भी रिश्ते के आगाज से पहले जो कुछ मांगती है ऐसे लाजमी देना होता है। अब तुम्हारी दुल्हन ने तुम्हारी पहली बीवी की तलाक मांग ली तो ये तो इस पर मुनहसर है। वो नरमी से नूर की पुश्त पर हाथ फेर रही थी, जबकि सलार हैरत से इनका चेहरा देख रहा था। यानी वो अपना नाम दरमियान में लाए बगैर नूर को मोहरा बना रही थी। हुरिया जल्दी से आगे बढ़ी और शगुफ्ता बेगम के सामने आकर खड़ी हो गई थी। नहीं फुप्पो, खुदा के लिए मैं इस घर में एक बेजान चीज की तरह कोने में पड़ी रहूंगी। नूर मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं खान साई के अलावा कहाँ जाऊंगी? दुनिया में मेरे पास और कोई रिश्ता नहीं है, और ये भी बराए नाम से रिश्ता। मुझसे मत छीनो। इसने नूर के सामने हाथ जोड़ दिए थे। नूर इसके चेहरे को देखती रही, लेकिन शगुफ्ता बेगम अपनी जिद पर अटकी हुई थी। जब इसे देखा कि किसी तरह से भी दाल नहीं गल रही, वो झिझकते हुए सलार के कदमों में बैठ गई। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसका ये इंकशाफ सलार के लिए नया नहीं था, लेकिन वहां मौजूद तमाम लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। शगुफ्ता बेगम चेहरे पर संजीदगी सजाए इसका चेहरा देखती रही। यही तो तुम्हारी सजा है। इन्होंने झुकते हुए इसको चेहरे से दबोच लिया था। सलार, तुम बताओ, तुम इस बच्चे के साथ और इसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हो? वो बुरी तरह रो रही थी। इसकी मलतजी नजरें, इसका इल्तिजा करता हुआ लहजा, मिन्नत में जुड़े हुए हाथ, हर चीज इन्होंने नजरअंदाज कर दी। नहीं नहीं खान, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसा मत करें। मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो मेरे वजूद में आपकी निशानी पल रही है। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उस रोज वो लोग इस पर खुदा बनकर फैसले कर देने वाले बन गए। वो इस पर मुसल्लत हो चुके थे और वो खुद पर मुसल्लत लोगों के दायरे में बेबस खड़ी थी। इसे सलार के कदमों में बैठकर अपने लिए इल्तिजा मांगी। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को भी रहम नहीं आया। तलाक के कागजात पहले ही तैयार थे। इन्होंने वो कागजात इसके हवाले कर दिए। ये लो, इन पर सिग्नेचर करो और इसे इस रिश्ते से आजादी दो। शगुफ्ता बेगम ने वो कागजात नूर के हाथ में थमाए और नूर ने सलार की जाने बढ़ा दिए। सलार ने बस एक नजर इसके चेहरे को देखा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो हमेशा का ठहरा बुज़दिल शख्स जो अपने जज्बात नहीं संभाल पाता था, रिश्ते क्या खाक संभालता। इस रोज इसने सबके सामने सिग्नेचर करते हुए हुरिया को इस रिश्ते से आजाद कर दिया था। इसने वो कागजात इसके हाथ में थमा दिए। ये रहे तुम्हारे तलाक के कागजात। तुम इस घर से जा सकती हो। चाहे तो इसे अभी की तलाक तस्लीम कर लो या इस बच्चे की दुनिया में आने के बाद, लेकिन मेरा तुमसे या इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। वो सफाकियत की हर हद पार कर गया। वो इस रोज चुपचाप इस हवेली से निकल गई। हर रिश्ता नाता तोड़कर अगर इसे अंदाजा हो जाता कि ये बेमोल रिश्ता इसे अंधोकर्जियत के सिवा कुछ नहीं दे सकते, तो शायद वो कब का इन रिश्तों से आजादी ले चुकी होती। इस रोज इसके जमीर का बोझ किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इसने नूर के साथ रिश्ता बढ़ा दिया, इसे अपनी आगोश में समेट लिया, इसके साथ हक का तबादला कर लिया था। लेकिन दूर कहीं मुल्तजी आंखों वाली लड़की इसे इल्तिजाई नजरों से देखती रही। बेजमीर लोगों का जमीर इन्हें ज्यादा देर तक मतवज्जो नहीं कर पाता। वो भी अपने नए रिश्ते के आगाज में नूर की खूबसूरतियों में उलझकर जमीर की आवाज को दबाने में कामयाब हो गया। लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते थे कि जिस रोज अपनी जानिब से जुल्म की हर आखिरी हद को पार करते हुए मामला खत्म कर दिया जाए, इस रोज मकाफात की इब्तिदा होती है। और शायद इनके मकाफात की भी इब्तिदा हो चुकी थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। नूर के साथ खुश था, शगुफ्ता बेगम का राज था, लेकिन वो खामोश बैठने वाली लड़की नहीं थी। एक अरसा लगा था खुद को तोड़ने में, और अब तो वो यूं टूट कर बिखरी थी कि अजियत ज़दा रह गई। इसके पास इसके बाप का घर था। इसके जाने के बाद जरीना ने भी मुलाजमत छोड़ दी।
वो और इसका 55 साल का शौहर दिलावर, वो दोनों से सिर्फ अपनी औलाद की तरह समझते नहीं थे। इन्होंने साबित भी कर दिया। सब कुछ खामोशी से चलता रहा, बेहद खामोशी से। जिस रोज इसने बेटे को जन्म दिया था, इस रोज अपने बेटे को हाथ में उठाकर वो कितनी देर नम आंखों से इसे देखती रही। जरीना और दिलावर ने इस अरसे में इसकी अच्छी देखभाल की थी। वो अपने बाप के घर मौजूद थी। इसके अलावा तो हर चीज पर शगुफ्ता बेगम ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब वो खामोश बैठने वाली नहीं थी। वो इस नन्हे वजूद की आमद के बाद खुद को ताकतवर तरीन औरत तस्वुर कर रही थी, और यकीन करें मोहब्बत में हारी हुई औरत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। इसका बेटा जिस वक्त 2 माह का हुआ, इस रोज इसने जाकर शगुफ्ता बेगम के खिलाफ केस दायर कर दिया था। इसने अपनी माँ की दी हुई जेवरात बेच दिए। शगुफ्ता बेगम का वकील तगड़ा था। वो जरा भी अपने मौकफ से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो किसी भी सूरत इस हिस्से को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रही। इसने शगुफ्ता बेगम से अपना हक वापस ले लिया था। शगुफ्ता बेगम ने न जाने इसे कितनी धमकियों से नवाजा, इसकी राह में कितनी रुकावटें, हद तक इसे जान से मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन वो हारने वाली नहीं थी। इसने मीडिया के सामने बयान दे दिया। इसने कह दिया था कि इसके बाप की जायदाद पर नाहक कब्जा किया गया है, इसीलिए वो अपने हिस्से की सारी जायदाद और हर चीज वापस लेना चाहती है। इसने अपने हिस्से का सब कुछ वापस ले लिया। कारोबार को इसने खुद उठते हुए असरनो चलाना चाहा था, जबकि दूसरी जानिब शगुफ्ता बेगम के हाथ से सरदारी इस वक्त खत्म हो गई जब नूर इनके घर में दुल्हन बनकर आई थी। इन्हें शायद ये लगा था कि नूर भी हमेशा इनके काबू में रहेगी। नूर को काबू में करते हुए इन्होंने जिस रोज हुरिया को तलाक दिलवाई थी, इसी रोज नूर को अंदाजा हो गया था कि अगर वो और इसका शौहर मुकम्मल तौर पर शगुफ्ता बेगम की दस्तरस में रहे तो अगला नंबर इसका होगा। इसने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया था, और सलार वो इसके इशारों पर नाचने वाला शख्स था। शगुफ्ता बेगम का सलार पर पहले जैसा जोर नहीं चलता था, जबकि नूर ने इन्हें बावर करवा दिया था कि इसमें और हुरिया में जमीन आसमान का फर्क था। हुरिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ नूर को एक दिन भी मां बनने की खुशखबरी नसीब नहीं हुई। हर माह वो इसे इंतजार में गुजार देती, लेकिन ये इंतजार लाहासिल साबित होता। डॉक्टर कहते थे कि बज़ाहिर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद अंदर से कुछ ऐसा है जो उनकी खुशियों में रुकावट है, या फिर खुदा की तरफ से देर है। और औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती। जब से सलार ने यह सुना था कि वो बेटे का बाप बन चुका है, तब से अजीब सी बेचैनी इसकी रूह में फैलने लगी थी। वो चाहता था कि वो अपने बेटे को देखे, इसे उठाए, और इस रोज इसी जुस्तजू में वो इसके ऑफिस के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो इसे देखना चाहता था। इस ऑफिस को बहुत देख रही थी। यूं तो ऑफिस टाइमिंग में बच्चा नैनी के सपुर्द होता। वो अपने बेटे को अपनी तरबियत में रखते हुए अपने शब रोज इस पर लगा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इसका बेटा किसी भी तरह गलत हाथों में जाकर अपने बाप जैसा बन जाए। खुदा ने और वक्त ने इससे पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया था। इसकी मेहनत ने जल्द ही इसका नाम निकाल दिया, और सिर्फ कुछ ही अरसे में सब कुछ इसकी मर्जी से होने लगा था। अगर कोई बाप इसने अपनी जिंदगी से काट निकाला था तो वो सलार खान का बाप था, जिसे अपनी जिंदगी की किताब से वो हमेशा के लिए फरामोश कर चुकी थी। इस रोज वो ऑफिस से निकलकर गाड़ी तक आई। जब इसने गाड़ी के करीब खड़े हुए सालार को देखा, वो वहीं खड़ी रह गई। इसके हाथ में मौजूद जैन को देख रहा था बेताब नजरों से, जबकि जैन तो इसे पहचानता भी नहीं था। हालांकि वो 1 साल का था, लेकिन इसे अपने बाप के मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं था। इसके लिए इसके माँ बाप बस इसके माँ थी। अपनी पैदाइश से लेकर इसने अब तक सिर्फ अपनी माँ को देखा था। मैं अपने बेटे को मिलने के लिए आया हूँ, मैं इसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। इस रोज वो काफी बेताब नजर आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो बेताब हुआ करती थी। इसने एक नजर सलार के चेहरे पर डाली और फिर तंजिया मुस्कुराहट अपने बेटे से मिलने आए हैं, या अपनी इस गलती पर जिस पर आप अब तक नादिम होंगे, अपनी एक रात की मदहोशी पर जिसके बाद आप फरामोश कर चुके थे कि मेरे वजूद में परवरिश पाने वाला वजूद आपकी औलाद है, आपका खून। वो शर्मिंदा सा सर झुकाए खड़ा रहा। न जाने क्यों इसके अंदर की कशिश इसे बेताब कर रही थी। वो गोल आंखों वाला बच्चा बार बार मुस्कुराते हुए इसे अपनी जानिब मतवज्जो कर रहा था। वो बेताब होकर इसकी जानिब बढ़ा जब इसने हाथ उठाकर इसे वहीं खड़ा रहने का इशारा किया। खबरदार, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो ये मेरा बेटा है,
मेरा वो बेटा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं इस एक बुज़दिल शख्स के हाथों में सौंप दूं? हरगिज नहीं। इस रोज वो खौफजदा नहीं थी, वो धारते हुए लहजे में बात कर रही थी। इसके चेहरे पर पहले से ज्यादा निखार था, वो पहले से बढ़कर खुद एतमाद और खूबसूरत हो गई थी। मैं इस बच्चे के बगैर बहुत बेताब हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लेने दो। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। यही बेताबी और जमीर का बोझ तो तुम्हारी सजा है सलार खान, ताकि दोनों अजियत को भुगतो जो अजियत मैंने तुम्हारे साथ मुंसलिक रहकर गुजारी। तो हम लोग इंसान के लाने के काबिल नहीं हो। आज के बाद मेरे बेटे के रास्ते में मत आना, क्योंकि इंसानियत से गिरे हुए लोगों के लिए इनकी औलाद इसी दिन मर गई थी जिस दिन इस शख्स ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए इसे अपनी जिंदगी से नोच निकाला था। वो गाड़ी में बैठकर चली गई। वो गाड़ी को देखता रहा। दिल पर बोझ बढ़ने लगा था। न जाने कितने दिनों की अजियत थी और यह अजियत अब बढ़कर इसकी रूह को घायल कर चुकी थी। इसकी रूह को झंझोड़ते हुए इस लड़की ने इसे एहसास दिलाया था। वो गाड़ी में आकर बैठ गया। ज़हन में मुसलसल इसकी सोचें गर्दिश कर रही थी। इसकी बातें इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। हो सकता है शायद खुदा ने इसीलिए औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हो। इसकी आंखें बार बार धुंधला रही थी। मुल्तजी नजरों से बात करने वाली लड़की कैसे इस रिश्ते की भीख मांगने के लिए इसके कदमों में बैठ गई, लेकिन इसने इसे ठुकराते हुए कह दिया था कि आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। इस बच्चे को लेकर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मेरे लिए ना ही ये बच्चा अहमियत रखता है और ना ही तुम। इसके अपने चिंगारती हुई आवाज ने समातों पर हमला कर दिया। उठा के सामने देखता था, सामने से आता हुआ ट्रक, बैक साइड से हॉर्न का शोर। इसने फौरन अपनी आंखों को पूरा खोलकर स्टीयरिंग घुमाया था। गाड़ी बेकाबू होकर इसके हाथों से बेकाबू होती चली गई। पूरी शिद्दत के साथ घूमती हुई गाड़ी में इसने अपनी मौत को करीब से देखा था। साइड से आती हुई गाड़ी ने इसे हिट किया। वो स्टीयरिंग पर झुकता चला गया। बंद होती आंखों से इसने आखिरी मंजर देखा था। वो गोल आंखों वाला बच्चा इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, जिसे इसे पहचानने की कोशिश करा हो। खबरदार किसी को भी इस बारे में आगाह मत करना कि बच्चा मेरा है। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। निकल जाओ तुम भी मेरी जिंदगी से और इस बच्चे को भी लेकर। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके अपने अल्फाज इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। दूर कहीं मुस्कुराते हुए बच्चे की तस्वीर मध्यम हो गई। वो आंखें बंद करता चला गया। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मकाफात की चक्की बहुत आहिस्तगी से चलती है, लेकिन ये बारीक पीस कर लेकर आती है। शगुफ्ता बेगम का राज खत्म हुआ तो इसे भी अंदाजा हुआ था कि किसी की जिंदगी पर राज करना किसे कहते हैं। आज इसकी जिंदगी पर मुसल्लत लोग इस पर राज करते थे। इसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ते अस्पताल के बिस्तर पर बेयारो मददगार पड़ा था। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते थे। इसने हर हरबा आजमाया। इसने रोते हुए डॉक्टर से कहा था वो अपने बेटे को बैरूने मुल्क ले जाएगी, लेकिन वो नाउमीद थे। इन्होंने कह दिया अब शायद वो जिंदगी भर चल ना पाए। इसका निचला हिस्सा बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। इसने आखिरी बार इल्तिजा की थी, मैं हुरिया से माफी मांगना चाहता हूँ, एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। और शगुफ्ता बेगम बेबस थी। अब वो किस मुंह से इस लड़की के पास जाती जिस पर हुक्मरानी करते हुए इसने इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नूर इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन वो जानती थी कि यह सजा इसकी अपनी गलतियों की सजा है। आजमाइशों का इसमें कोई अमल दखल नहीं। वो किसी पर मुसल्लत हुआ था और आज तकलीफें इस पर मुसल्लत है। वो इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन इसके साथ रहकर मजीद खुद को गुनहगार नहीं करना चाहती थी। इसका बोझ पहले ही इसके जमीर को बेताब रखता था। इस रोज इसे शगुफ्ता बेगम का कहा मानकर तलाक का मुतालबा किया, वरना इसे इस बेजरर लड़की से कोई शिकायत नहीं थी। इससे झुकते हुए तलाक के कागजात इसकी गोद में रख दिए। वो दुख भरी नजरों से नूर का चेहरा देखता रहा। मैं अपने मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगा सकती। सब कुछ तैयार है। मैं अगले हफ्ते हमेशा के लिए बैरूने मुल्क चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए। ना ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है और ना ही तुम्हारे पास मुझे देने के लिए। और इसने चुपचाप धुंधली नजरों से इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। शायद अब जिंदगी भर इसका अकेला हो जाना लिखा था। अपनी धुंधली आंखों को इसने सामने चलती हुई एलईडी की स्क्रीन पर गाड़ दिया। सामने चलती हुई खबर इसके लिए धचका नहीं थी। वो बस अफसुर्दा नजरों से देखता रहा। शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक जयान शाह ने चुपके से निकाह कर लिया। बताया जा रहा है कि इनकी मिसेस हुरिया सुल्तान ना सिर्फ पहले शादीशुदा थी बल्कि एक बच्चे की मां भी है, लेकिन इन दोनों ने यह रिश्ता बाहमी रजामंदी और पसंदीदगी से तय किया है। वो किसी और के नाम हो चुकी थी, किसी ऐसे शख्स के नाम जिसका इंतखाब बेहतरीन था।
इस रोज वो जयान शाह के साथ पार्टी में जा रही थी। इसने खुद अपने हाथों से जैन के कपड़े तब्दील किए। जब इसे मुलाजमा ने आकर इतला दी थी कि नीचे इससे कोई मिलने आया है, जयान को फीडर देते हुए मुलाजमा के हवाले कर गई। नीचे चली गई। आम से हुलिये में भी वो पुरसकून और खूबसूरत लग रही थी। इसे लाउंज में बैठी हुई नूर को देखा। वो आखिरी जीने पर रुक गई। नूर अफसरदा मुस्कुराहट से इसे देखती रही थी। मैं इस मुलाकात के बारे में नहीं सोच रही थी, इसने कह दिया और नूर ने सर झुका लिया। शायद ये आखिरी मुलाकात हो हम दोनों के दरमियान, और जरूरी भी। इसने सीने पर हाथ बांध लिए। बोलो क्या चाहती हो? सिर्फ माफी। नूर ने आंखों के आंसू छुपाए नहीं थे। इसने आगे बढ़कर नूर के कंधे पर हाथ रखा था। हालांकि मुझे एक मुलाकात रखनी थी तुम्हारे साथ, जिसमें तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाती। अगर तुम इस रोज जिद न करती और मुझे इस रिश्ते से आजादी ना दिलाती तो मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे कर पाती? नूर इसे देखती रह गई। इसके चेहरे पर सिर्फ इत्मीनान था, सुकून। हर बात में मुस्बत पहलू तलाश कर लेने वाली लड़की कैसे मनफी सोच सकती थी? इस रोज भी अपने जमीर का बोझ वो हुरिया के कदमों में रखकर वापस लौट आई। वो भी मुतमईन थी। ये कौन थी? जयान शाह को तजस्सुस हो रहा था। नम आंखों से सर झुकाकर हुरिया मुस्कुरा दी। माजी का एक झोंका जो आजादी की ख्वाहिश रखता था, और जयान शाह ने इसे खींचते हुए अपने करीब कर लिया और इसके माथे पर अपने लब सजा दिए थे। माजी तुम्हारे लिए बेमतलब होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल और हाल जयान शाह है। और ये सच था। वो इस पर जितना शुक्र अदा कर सकती थी कम था।